देखो जो बच्चों जी, हमने जो अभी हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ उसमें हमने क्लासेस को ध्यान करके देखा। अगर किसी का इशू आया है तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि हम इसको देख सकें। आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस सेंस में है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसको समझने में प्रॉब्लमेटिक है। इवन जब मैं भी पढ़ रहा था तो उस वक्त मैं भी बहुत इसको क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तक ठीक हो गया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक कीवर्ड है स्टैटिक। जैसे कीवर्ड आपने दिस पढ़ा है, उसकी पावर आपने देखी। इसमें जो स्टैटिक कीवर्ड है, आज मैं आपको इसकी पावर के बारे में बताऊंगा। और चूंकि स्टैटिक में पढ़ना पड़ेगा तो साथ में मुझे फिर हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फील्ड्स, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक क्लासेस। यानी कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फिलहाल वर्ड कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्टैटिक फील्ड्स हमारी इसमें आ जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वाला काम। स्टैटिक क्या है? जो स्टैटिक है बेसिकली हम अक्सर हमारे पास एक इशू ये आता है कि हम कहते हैं जी कि हमें एक क्लास चाहिए। जैसे अभी आपने देखा था कि एक क्लास क्रिएट डिफाइन की है, तो हम चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो उस क्लास के साथ एसोसिएट हो जाए, उसके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट ना हो। देखिए ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप लोगों ने एक स्टूडेंट की क्लास लिखी, डिफाइन की, और मैंने आपसे कहा जब तक आप ये नहीं लिखेंगे स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जो न्यू कीवर्ड जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, उस वक्त तक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये मैंने कहा था ना आपसे। तो अब यहाँ पे क्या इशू ज़रा वो देखें। यहाँ पे इशू ये कि अब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की हमें कोई परवाह नहीं है, ऑब्जेक्ट को बाद में देखते हैं। हम कहते हैं कि जो क्लास की एक ग्लोबल स्पेस है मेमोरी के, अब क्लास कहीं भी नहीं जा रही। प्रॉब्लम ये है, अब हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जो सारे ऑब्जेक्ट में कॉमन हो, जिसकी स्टेट सारे ऑब्जेक्ट में कॉमन हो। वहाँ पे हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने जो कहा स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, स्टूडेंट S3, तो हुआ क्या, ये हमारे पास एक रैम है। इस रैम के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की ये हमारे पास स्पेस है। तो फर्ज करें S1 यहाँ पे क्रिएट हुआ, S2 यहाँ पे क्रिएट हुआ, S3 यहाँ पे क्रिएट हुआ, S4 यहाँ पे क्रिएट हुआ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाले बच्चों ये है कि इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुए हैं क्लास इसमें मेमोरी के अंदर, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, एक दूसरे की स्टेट के बारे में कुछ नहीं जानते। तो इससे क्या होगा, आप कह लेंगे एक स्पेस है, हम पाकिस्तानी हैं, हमने सबको सबको हमने उसको पूरी दुनिया में स्कैटर है, एक मुल्क के अंदर स्कैटर है, एक शहर के अंदर स्कैटर है आउटसाइड कंट्री, और हमें एक दूसरे का पता ही नहीं है, हम अलग अलग से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बेसिकली ये हो रहा है अभी तक, जिसको हम कह सकते हैं जी कि जो आपका पास है ना स्टैटिक वाला पोर्शन। ठीक है। तो मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी देख आपसे करनी है। मुझे सिर्फ आप ना जस्ट टाइम देंगे 1 मिनट, तो मैं 1 मिनट में वापस आपके पास आता हूँ। तो उसके लिए जनाब मैं फ़िलहाल इसको
अच्छा जी, वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि जितने भी पाकिस्तानी आउटसाइड कंट्रीज़ हैं, ये अलग अलग से लाइफ गुजार रहे हैं। अब हम चाहते हैं ये कि इनको आपस में किसी एक वैल्यू से कनेक्ट किया जा सके, दैट इज़ पाकिस्तानी का पाकिस्तानी है। तो अभी तक आप बता सकते हैं कोई ऐसी एग्जांपल देखी है आपने जहाँ पे आपने एक मेथड कॉल किया या प्रॉपर्टी या कुछ भी कॉल किया और वो डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ कॉल हो गया? जी, कोई इस पे कमेंट करेगा? अभी तक आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की है, कोई अभी तक ऐसे आपने काम किया है जो डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ कॉल हुई है, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ? जी, तो भाई कुछ बताओ तो सही। तो कोई नहीं बैठा आगे? यस सर। जी, कोई ऐसी क्लास आपने क्रिएट की है अभी तक, या आपने ऐसी क्लास यूज़ की है जो डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ एक्सेस हुई है? मतलब कोई ऐसा मेथड अभी तक आपने यूज़ किया है जो डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ एक्सेस हुआ अभी तक इस जी कोर्स सर, वो में? कंस्ट्रक्टर ही पढ़े। कंस्ट्रक्टर नहीं थे, और सर वो जैसे इनपुट और आउटपुट बनाया था। मैं एक्चुअली ना चाय लेने गया था। एनीवे जी, और यार अल्लाह के बंदो, हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं। ये सर जो कं- आप लोग विजुअल स्टूडियो यूज़ करें ना, तो इसमें आपने एक चीज़ गौर नहीं की। देखें, थोड़ी आंखें खोलें, माशाल्लाह आप प्रोफेशनल डिग्रीज प्रोग्राम में हैं। जब आप लोग विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं तो कुछ लिखते हैं, तो आपको कुछ कलर नज़र आएंगे इसमें। एक कलर आपको इसमें नज़र आएगा जिसको फ्रोजी कलर कहते हैं, ठीक है? जिसको हम पता नहीं इसका कुछ स्पेसिफिक नेम क्या, मैं इसको फ्रोजी कलर कहता हूँ। राइट। जब आप देखें ना लाइट फ्रोजी या फ्रोजी कलर, तो आपको पता होना चाहिए ये किस क्लास का नेम है। आप कोई भी क्लास लिखेंगे ना या यूज करेंगे, आप उसका कलर देखिएगा, वो फिरोजी कलर का जी सर, वो कंसोल का होता है। होगा, तो आप देखो ब्लू हो जाएगा। अब जब इसको कोई यूज करते कमेंट्स, आप देखें वो ग्रीन हो जाएंगे। अगर आप कोई लिखते हैं डबल कोट सी आउट, तो अब देखिएगा वो रेड हो जाएगा। ये नेमिंग आपको नहीं कि बेसिकली क्या है। तो कंसोल का कलर कौन सा? कंसोल का कलर फिरोजी, मतलब वो क्लास थी। तो हमने कभी ऐसा किया था उस क्लास को? हमने कहा था कंसोल सी इज इक्वल टू न्यू कंसोल सी डॉट राइट लाइन का, हम ऐसे करते हैं जी? जी सर। हम तो डायरेक्ट करते थे कुछ इस तरह उसको, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो बेसिकली अब आप कह रहे होंगे कि सर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया यहाँ पे, ऐसे ही ना, कि हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये डायरेक्ट कॉल हो रहा है क्लास के नेम के साथ। तो बेसिकली जो राइट लाइन का मेथड है ये स्टैटिक मेथड है। जो स्टैटिक मेथड होते हैं उनको न्यू कीवर्ड नहीं चाहिए होता। अब क्वेश्चन ये क्यों यूज करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक इसी स्टैटिक के ऊपर है कि हम खुद भी अपने स्टैटिक मेथड फील्ड्स सब चीजें लिख सकें। तो ये है जी बेसिक स्टैटिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो स्टैटिक मेथड होता है ना, ये जो स्टैटिक कीवर्ड है, ये उस टाइप के साथ एसोसिएट होता है। टाइप क्या होती है? आप यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, और उसके बाद आप लिख देंगे स्टूडेंट, साथ कर देंगे एस टी टी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। जो नॉन स्टैटिक है उसका ताल्लुक है इस ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन जो स्टैटिक है उसका ताल्लुक है इस टाइप के साथ। तो मेजर डिफरेंस ये है कि क्लास के साथ जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वो स्टैटिक का होता है, ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है नॉन स्टैटिक होता है। नंबर दो, जो नॉन स्टैटिक चीजें हैं वो उस वक्त लाइफ उनको साइन होती है, उस वक्त इनिशियलाइज होती हैं जब इनको कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल किया जाता है। आप लिखते हैं स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जैसे ही आप लाइन लिखेंगे उस वक्त इनिशियलाइजेशन होगी। जबकि स्टैटिक कब होती है? जब भी वो टाइप, मतलब स्टूडेंट टाइप, टीचर टाइप, बुक टाइप, डेटा टाइप। अब देखें हमने क्या कहता है, क्लास क्या है? क्लास हमने कहा था यूजर डिफाइंड यूजर डेटा टाइप, एक डिफाइंड ऐसी डेटा डेटा टाइप टाइप। जो यूजर ने डिफाइन की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जब ये पहली बार दुनिया में इनिशियलाइज होंगी उस वक्त, जब फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे वो क्रिएट होगा स्टैटिक फील्ड को लाइफ मिलेगी। जबकि नॉन स्टैटिक को कब मिलेगी? जितनी बार भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन नॉन स्टैटिक को क्या होगा? सिर्फ सिंगल टाइम लाइफ मिलेगी जब पहली बार क्लास को यूज किया जाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। तो मैं रिपीट करता हूँ, स्टैटिक फील्ड का रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट डेटा टाइप के साथ जो यूजर ने डिफाइन की है,
नॉन स्टैटिक का रिलेशनशिप होता है उसके ऑब्जेक्ट के साथ। स्टैटिक टाइप उस वक्त इनिशियलाइज होती है जब पहली बार क्रिएट किया जाएगा इंस्टेंस। इंस्टेंस नहीं, क्लास को जब यूज किया जाएगा, पहली बार जब भी क्लास आपने यूज कर ली है ना, उसी वक्त होगा, उसके बाद वो आगे अपने आप को मॉडिफाई करता रहेगा। जबकि नॉन स्टैटिक को क्या है, जितनी बार आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे उतनी बार उनको लाइफ असाइन होगी। अभी मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूँ, उस प्रॉब्लम को देखिएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि किस किस चीज़ को स्टैटिक किया जा सकता है। आप क्लास को स्टैटिक कर सकते हैं, आप क्लास में जो डेटा है उसको स्टैटिक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को स्टैटिक कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक कर सकते हैं, मेथड को स्टैटिक कर सकते हैं, और ओवरऑल पूरी क्लास की डेफिनेशन को स्टैटिक कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, हमने सिर्फ जो डेटा है ना क्लास का, उसको स्टैटिक करना है। नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह हम इन बाकी सब चीज़ों को स्टैटिक करके इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ एसोसिएटेड है इस चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक में डिफरेंस। तो एक डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट का, ठीक है। अब ज़रा आपने यहाँ पे गौर ये करना है कि जो बैंक अकाउंट है उसमें हमारे पास एक करंट बैलेंस है, ठीक हो गया, और उसमें कंस्ट्रक्टर लिखा है, इसको जो बैलेंस पास किया जाएगा वो उस करंट बैलेंस को साइन कर देगा। अब आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, अब आप सिंपली ये करें कि इसको कॉल करें। ये काम करने से क्या हुआ बच्चों, मेमोरी के अंदर जो रैम है, रैम में 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जाके अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3, इन सब चीज़ों में जाके एक वैल्यू साइन होगी, 3 डिफरेंट वैल्यू साइन होगी, और इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब इसमें इशू क्या आएगा इसमें इशू ये आएगा, जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक होता है इंटरेस्ट रेट। इस्लामी तौर पे तो मना, लेकिन मैं चूंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं बैंक का, तो हमें इसको फॉलो करना होगा। तो इंटरेस्ट रेट है, आप यहाँ पे देखें, हम कहते हैं जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट की वैल्यू में चेंज कर दिया। फर्स्ट का इंटरेस्ट रेट है 1.2, वो हो गया 2.0। अब क्वेश्चन है, पूरे पाकिस्तान में अगर 20 करोड़ या 10 करोड़ अवाम का अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, तो हमें 10 करोड़ अवाम को एक एक जाके 2.0 करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों है भला? ऐसा इसलिए है कि इनके बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इन सारे ऑब्जेक्ट की आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। मैं आपको इसका एक बताता हूँ मेमोरी में क्या होगा। बेसिकली एक्चुअली इट इज फिगर 17.1, अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको 17.1 होना चाहिए था, आगे भी फिर ये मिस्टेक आएगी। अच्छा जी, अब हुआ क्या, आपने अकाउंट 1 क्रिएट किया, तो बैंक की टाइप का अकाउंट 1 क्रिएट हुआ, उसका करंट बैलेंस है 1000, फिर 2000, फिर 3000। अब क्वेश्चन ये है कि चूंकि इनका तो आपस में रिलेशनशिप नहीं है, कोई कॉमन स्पेस नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें मसले को। अभी तक आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया है कि आप लोगों ने C++ में डिफाइन किया होगा ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। आपने कहा जी ग्लोबल वेरिएबल ले लिया इंटरेस्ट का, और उसके थ्रू आपने उसको वैल्यू साइन कर दी। वो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, वो कॉमन होता है इन सब में, ठीक है। लेकिन आप इसके मजे की बात ये है कि जावा और सी शार्प में तो ग्लोबल वेरिएबल ही नहीं होते, तो हम इसका क्या करें। तो ये तो काम सारा खराब हो गया। मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई कॉमन स्पेस नहीं आ रही कि जिसको सारे एक्सेस कर लें। जैसे शादियों में होता है ना कि हम लोग कहते हैं सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठे रहे, लेकिन एक कॉमन स्पेस होती है जिसमें आप जाके खाना डाल के वापस आके बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर वो कॉमन स्पेस नहीं खाना डालने की, फिर क्या होगा, हर टेबल पे खाना देना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, हर टेबल पे तो नहीं देते ना, एक कॉमन स्पेस रख लेते हैं, वहां पे जा करके एक या दो, हम फिलहाल एक कह लेते हैं, एक जगह पे लोग अपनी अपनी प्लेट्स को काफी भरेंगे और वापस अपनी आ जाएंगे सीट्स के ऊपर। अब जो कॉमन स्पेस यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट नहीं है सी शार्प में, जावा में भी नहीं है। अब क्या करें। तो अगर हमें कोई ऐसी नेम स्पेस लेके आनी है जो हम चाहते हैं कि जो इनको आपस में लिंक कर दे, मतलब अकाउंट 1 को, अकाउंट 2 को, अकाउंट 3 को दूसरे के बारे में एक कॉमन नेम स्पेस का पता लग जाए कि जी यहाँ से प्लेट भरनी है खाने के लिए, उस फील्ड को हम स्टैटिक कर देंगे। तो इस मामले में हमने गौर किया, क्या किया ये देखें। अब साथ ही हमने इसको, अच्छा अगर आपने स्टैटिक फील्ड डिक्लेयर की है और उसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया, देन ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा।
तो डिफॉल्ट वैल्यू चूंकि ये डबल है तो 0.0 होगी। तो उससे क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा सब कुछ 0 कर देगा। तो आपने एक कन्वेंशन क्रिएट करने, एक फॉलो करना है कि जैसे ही स्टैटिक फील्ड को लिखें साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर दें। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको क्या कहा, जैसे ही पहली बार स्टैटिक क्लास क्रिएट होगी, क्रिएट नहीं मतलब डिफाइन यूज होगी, जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट पहली बार यूज होगा इसको लाइफ साइन मिल जाएगी, इसको लाइफ मिल जाएगी, उसके बाद इसी की लाइफ बाकी जगह पर रेप्लिकेट हो रही होगी। तो आपने जो पहली बार यूज कर लिया तो उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ये काम करने से क्या होगा, सिर्फ ये एक लाइन लिखने से बच्चों पर क्या फर्क पड़ा है। अब वापस मेमोरी में आते हैं, अब हमने उस मेमोरी को दोबारा देखते हैं। अगेन दैट इज 17 नॉट 13। ये ले जी, अब ये काम हुआ था पहले। अब ये स्टैटिक डिफाइन करने से क्या होगा, एक ग्लोबल नेम स्पेस में जाकर के एक नया स्पेस क्रिएट हुई है जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट, और उसको वैल्यू साइन कर दी गई है 0.05, और जितने भी बैंक अकाउंट है उसको इस पे एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी शादी वाली, कि उस शादी के ऊपर एक, उस शादी के लिए एक फुल फ्लैज एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई थी शादी हॉल पे खाने के ऊपर। इस तरह से अब हमने क्या किया है, सारे अकाउंट्स, अब ये अकाउंट 1 2 3 इनको आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं पता, ये बिल्कुल मेमोरी में डिफरेंट स्पेसेस के ऊपर है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट की स्पेस है ये इन सब चीजों में कॉमन है। जो भी यहाँ पे चेंज आएगा, जैसे खाने की शादी में आइसक्रीम खत्म होगी तो वो सबके लिए खत्म होगी, इस तरह से अगर कोई रशियन सैलड खत्म होगी तो सबके लिए खत्म होगी। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट में जो भी चेंज आएगी वो अकाउंट 1 2 इवन 10 करोड़ 15 करोड़ जितने भी अकाउंट्स हैं सब में मॉडिफाई होगा। तो ये हमें पावर मिल गई है स्टैटिक फील्ड्स को यूज करने से, कि हमें हमें इसकी भी टेंशन नहीं रही ग्लोबल वेरिएबल्स की। अब हमने सिंपली क्या कि एक ऐसी नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी स्पेस डिफाइन कर सकते हैं जो सारी के सारी अकाउंट्स में कॉमन होगी। तो ये पावर है जी स्टैटिक फील्ड्स की। तो अभी तक कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो पूछें जरा, तो फिर आगे चल, अगर नहीं है तो तभी बता दें। नो सर, कैरी। वो अकेले बैठे हो तुम हैं, कि बाकियों को इशू नहीं आ रहे यार? सर सर बाकी भी बैठे फिलहाल सर बैठे हैं बाकी लोग हमजा मोबाइल पढ़ के बैठे हैं यार, क्यों मजा ऐसा ही है ना। ये हमजा ये मैसेज मुझसे कर लेता है, बाकी जिसको कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही है। चलो जी, एक और रिक्वेस्ट आगे असाइनमेंट एक्सटेंड करने की करिए ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ यार। सर जी वो ओके टीम पर सर एक्सटेंड करें, एलएमएस पर ना वो डेट नहीं, हमें असाइनमेंट नहीं शो होती, टीम पर एक्सटेंड करें सर। और टीम पे की है, जहां से आपने सबमिट करनी थी वहीं पे की है। वो जो ओके आपकी सर, एलएमएस वाली है ना, वो तो जो मैं जी जी उसको कंसर्न है सिर्फ एक असाइनमेंट मिली थी और उसका ये रिजल्ट है, उसको इसके अलावा कोई कंसर्न नहीं है एलएमएस को। ओके सर। तो जी अब जरा शुगल देखते हैं। आप लोग फर्स्ट करें, हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं स्टार केमिकल्स का, या किसी भी फर्म का। आपको अगर याद हो या अगर आप इस लॉजिक को समझें, वो लॉजिक ये होती है कि एक एम्प्लॉय की आईडी होती है, एनटीयू में भी है, सब जगह, ये नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कहती है सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो। इसका रूल क्या होता है आईडी डिफाइन करने का? आईडी का डिफाइन का रूल ये होता है, अगर पहली आईडी है 100 तो नेक्स्ट क्या आएगी 1001, उसके नेक्स्ट क्या आएगी 1002 3 4 5 6 7। अब हम चाहते ये हैं, एक प्रॉब्लम, एक रिक्वायरमेंट आई है कि आईडी शुरू हो 100 से और उसके बाद बाकी आईडीज खुद ब खुद इंक्रीमेंट होती रहें। ये एक प्रॉब्लम हमने सोचा है, हमें प्रॉब्लम है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बच्चों गौर करो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, ठीक है। तो उसमें एक हमने आईडी का वेरिएबल लिया है, इस आईडी को वैल्यू कहाँ से साइन होगी, नेक्स्ट आईडी से, नेक्स्ट आईडी इसकी वैल्यू साइन करेगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आईडी को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे शुरू में, और उसके बाद एक उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा जरा। हमने क्या किया कि जैसे ही एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें हमने क्या किया है, ये देखें, आईडी को नेक्स्ट आईडी में जो भी वैल्यू होगी वो आईडी को साइन हो जाएगी।
असाइन होने के बाद आईडी की वैल्यू को हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, ऐसे करना ना हमने। अगर आईडी 100 है तो 101 है, 145 एंड 2 जहां तक आपके हैं। ये लॉजिक हमने यूज की है कंस्ट्रक्टर में उनकी रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए, ठीक हो गया, दैट्स फाइन। अब जरा क्या हम शुगर करते हैं जी, अब आप देखिएगा हमने क्या किया, मेन मेथड में आए, एक जगह पे जा करके हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हमें नेक्स्ट आईडी को वैल्यू साइन करनी होगी। जैसे यहाँ पे की है, हमने सिर्फ एक एम्प्टी किस्म का एम्प्लॉय लिया जिसका किसी से कोई कंसर्न नहीं था, उसको सिर्फ इसलिए क्रिएट किया कि नेक्स्ट आईडी को साइन हो सके, और कोई काम नहीं था। हमने क्या किया, एम्प्लॉय 0 जो है ना उसको 100 साइन कर दिया, ठीक है जी। 100 साइन करने के बाद अब एम्प्लॉय 1 क्रिएट हुआ, 2 क्रिएट हुआ, 3 क्रिएट हुआ। अब होगा क्या, जैसे ही हम वापस आएंगे इस जगह पे, अब आप देखें हमने इसको एम्प्लॉय 0 को हमने कॉल किया जस्ट नेक्स्ट आईडी को वैल्यू साइन करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट आईडी को हमने वैल्यू साइन की थी 100, तो जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आईडी में वैल्यू आ गई है 100, यहाँ से एक इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू आ गई 101, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई 100, यहाँ पे आ गई 101, यहाँ पे आ गई 102, यहाँ पे हमने इनको डिस्प्ले कर दिया है। तो चेक करके देख लें, ये बिल्कुल ऐसे ही आया होगा। पहली आईडी डेफिनेट 0 होनी चाहिए थी। हाँ जी, ऐसा हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं। बस जाहिर है हर मरतबा तो न्यू होगी आईडी। हाँ जी, जैसे हम एक न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे बच्चों, तो वो क्या करे, एक नई नेम, कई रैम के अंदर एक नई स्पेस क्रिएट होगी, उसमें जाके आईडी असाइन होगी और बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक दूसरे को नहीं जानते, देयर इज नो कॉमन स्पेस। तो क्या सोल्यूशन करें अब इसका, फिर स्टैटिक का हमजा साहब, कीवर्ड यूज करेंगे। हमजा साहब से पूछते हैं जी। जी डॉक्टर हमजा शरीफ साहब, क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन। वो कहीं गया हुआ होगा। नो सर मैं इधर ही हूँ सर। अच्छा, जीआर कितने अपनी, और जीआर कहाँ पे है, वो भी गायब है, चेक कर लो सारी इन्फेंट्री है ना ये। तो अब बच्चे हमें यहाँ पे जो यूज करना पड़ेगा वो ये है कि नेक्स्ट फील्ड देखें, हम जो हमने लॉजिक लगाई वो ठीक लगाई है कि हम चाहते हैं कि एक जगह से इनिशियलाइजेशन हो जाए और बाकी जगह उसमें इंक्रीमेंट्स आ जाए। लेकिन चूंकि इसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो नेक्स्ट आईडी की वैल्यू है वो प्रीवियसली दोबारा इनिशियलाइज हो जाएंगे, वो इनिशियलाइजेशन रीसेट करता रहेगा उसको, और डिफॉल्ट वैल्यू 0 लेता रहेगा इसकी। तो ये है जी वो इशू। अब हमें करना क्या है कि इनको आपस में किस तरह से एक कॉमन नेम स्पेस में लेके आना है, ये हमारा यहाँ पे टारगेट है, चैलेंज है, जो काम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा जी, मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल वेरिएबल वाला। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप गौर कीजिएगा, क्लास एम्प्लॉय जी, क्या खास कर दिया हमने इस बार, सारा कोड वही है, डॉट डॉट का मतलब है सारा कोड वही है, एम्प्लॉयज वही हैं, ईच एंड एवरीथिंग सिमिलर है। अब यहाँ पे देखें, जो नेक्स्ट आईडी की फील्ड है वो हमने असाइन कर दी है आईडी को, वैसे उसमें इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं जी। हमने यहाँ पे खास ये कर दिया है कि जो नेक्स्ट आईडी की फील्ड है उसको हमने स्टैटिक कर दिया है। ये स्टैटिक करने से क्या होगा, अब नेक्स्ट आईडी की जो फील्ड है ये कॉमन हो जाएगी जितने भी ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय के क्रिएट होंगे। अब हम जो कुछ भी यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो वो सब के लिए आ जाएगा। फर्ज करें दूसरी एग्जांपल देख लें इसकी, हम कहते हैं जी कि जैसे ईद आएगी, बकरा ईद है या जो भी ईद है, या 12 रबीउल अव्वल है, कुछ भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो भी है, जैसे वो कोई खास इवेंट आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सारे एम्प्लॉयज़ को 2.5% बोनस दे दिया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है इस वक्त फ़र्ज़ करें उस एम्प्लॉय, उस जैसे MTM है, ये जो मसूद टेक्सटाइल मिल है आपको यहाँ पर नज़र आती है, मेरे ख्याल में मुझे ये पता है कि उनके पास 35,000 एम्प्लॉयज़ है,
तो हर एम्प्लॉय जैसे क्रिएट हुआ होगा मेमोरी में एक रिजर्वेशन हुई होगी और 35 जगह पे रिजर्वेशन हुई है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि 2.5% अलाउंस या डिस्काउंट नहीं बोनस सारे एम्प्लॉय को पहुंचे। तो अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट मस्ट बी स्टैटिक। तो हमें उस बोनस को स्टैटिक करना पड़ेगा ताकि 35,000 के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को लिया जाए, उनको 2.5 से मल्टीप्लाई किया जाए और हम इसको रिकम्पाइल कर दें। लेट्स सपोज के उसी रात कंपनी के जो सीईओ है वो आए, उन्होंने कहा यार कि 2.5 हमने कुछ ज़्यादा अचीवमेंट कर ली है, दैट मस्ट बी 3.0। तो अगर हम इसको स्टैटिक नहीं करेंगे तो 35,000 अकाउंट्स को हम दोबारा बेचारे को 3.0 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी लोग तो इंशाल्लाह घर में ईद मना रहे होंगे। आप चूँकि डेवलपर हैं, अल्लाह के हुक्म से आप इंशाल्लाह अगले दिन ईद पे डेवलपमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि 35,000 अकाउंट्स को जाके आप लोगों ने रिकम्पाइल करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, स्टैटिक। आप सिंपली स्टैटिक फील्ड को जाकर 3.0 करेंगे, रिकम्पाइल करके चले जाएंगे। तो ये कोशिश करनी कि बेसिकली कैसे काम करती है। तो हर वो चीज़ जो कि शेयर्ड होनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ में, दैट मस्ट बी स्टैटिक। और स्टैटिक को आपने पहली बार वैल्यू साइन कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन होगी। अब हम इसी प्रॉब्लम को दोबारा जाके देखते हैं, सिर्फ हमने डिफरेंस किया स्टैटिक का, बाकी सारा कोड एज इट इज़ है। तो जनाब मैं अब इसको रन करता हूँ। अब आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसकी अच्छा अब मैंने ये क्यों किया, एम्प्लॉय डॉट नेक्स्ट ID 100, ये मैंने क्यों किया बता सकता है कोई? मैंने अब ये क्यों नहीं किया एम्प्लॉय 0 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय 0 डॉट नेक्स्ट ID इज इक्वल टू 100, मैंने ये क्यों नहीं किया? जी को बता सकता है कि नहीं? सर क्योंकि स्टैटिक को हम बगैर उसके न्यू के यूज कर सकते मैं शायद आपको बताने की कोशिश कर लूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बच्चों कि मैंने कंट्रोल X कर दो। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि हमने इस बार ये क्यों नहीं किया, एम्प्लॉय 0 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और उसके बाद हमने ये नहीं किया कि एम्प्लॉय 0 डॉट नेक्स्ट ID इज इक्वल टू 100। ये क्यों नहीं किया हमने? सर वही कह रहा हूँ कि स्टैटिक को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लास को सर असेस कर सकता है स्टैटिक कीवर्ड लगा के, जैसे कि आपने बताया। हाँ जी, कर सकता नहीं है, कर सकता नहीं है, हमेशा करेगा। मतलब जो एम्प्लॉय का है ना, इसका देखो मेरे बारे में आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था जो स्टैटिक फील्ड्स हैं, जो स्टैटिक कीवर्ड है, उसका ताल्लुक क्लास के साथ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। लिहाजा मैं अगर यहाँ पे लगाऊंगा ना एम्प्लॉय या फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, स्टैटिक का इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्टैटिक का रिलेशनशिप है इस क्लास के साथ, ठीक हो गया। लिहाजा स्टैटिक फील्ड, जो भी स्टैटिक फील्ड है, प्रॉपर्टीज हैं, या स्टैटिक आपका ये डेटा है, या फील्ड स्टॉप प्रॉपर्टीज या मेथड्स, कुछ भी स्टैटिक जो है वो हमेशा डायरेक्टली क्लास के नेम के साथ एक्सेस होते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ नहीं। अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ ना एम्प्लॉय 1 डॉट नेक्स्ट ID, तो यहाँ पे कंपाइलर एरर दे देगा। तो हमेशा जब भी आप लोगों ने स्टैटिक फील्ड एक्सेस करनी है, स्टैटिक मेथड एक्सेस करना है, स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, वो डायरेक्टली क्लास के नेम के साथ होगी। जैसे हम लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, तो हम कंसोल का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, कंसोल के साथ डायरेक्ट उसे कॉल करते हैं मेथड को। इस तरह से यहाँ पे हमने एम्प्लॉय डॉट नेक्स्ट ID के चक्कर में हम लोगों ने डायरेक्ट प्रॉपर्टी की कॉल की है नेक्स्ट ID की, ठीक है। तो अब जनाब क्या होगा, ये नेक्स्ट ID की जो प्रॉपर्टी है ये इसमें भी कॉमन होगी, ये इसमें भी कॉमन होगी, ये इसमें भी कॉमन होगी। तो अच्छा मजे की बात ये कि स्टैटिक जो है अपनी लास्ट जो फील्ड होती है ना, अपनी जो लास्ट ईयर उसको याद रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपने अक्सर देखा होगा, किसी वेबसाइट पर जाते हैं ना तो वहां पे लिखा आता है यू आर विजिटर नंबर दिस, कभी गौर किया आपने? सर क्या?
आप जो किसी वेबसाइट पे जाएं, HEC की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे लिखा होता है यू आर विजिटर नंबर 10,000 या कुछ भी है, तो बेसिकली वो सर स्टैटिक होती है। वो क्या करती है कि अपनी प्रीवियस वैल्यू को याद रखती है। तो स्टैटिक फील्ड की एक और खासियत भी है, स्टैटिक फील्ड अपनी लास्ट जो भी स्टेट होगी उसको याद रखेगी। जबकि इससे पहले क्या होता है, इससे पहले ये होता है कि जैसे क्लोजिंग ब्रेसेस आती है, जो जो कुछ होता है सब भूल चुका होता है। तो आप समझिए कि रेफरेंस होती है मेमोरी का, तो जो कुछ भी आप इसमें चेंज करेंगे वो अपनी लास्ट स्टेट को मेंटेन रखेगी। स्टैटिक फील्ड में यही पावर है। अब होगा क्या, ये 100 थी ना, इसने इसे क्या कर दिया, इसने इसे कर दिया 101, इसने इसे क्या कर दिया 100, और साथ ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर में ये प्लस प्लस हुआ था कि नहीं हुआ था, सर कंस्ट्रक्टर में ये हुआ प्लस हुआ तो ये हो गया 101। अब इसने 101 की वैल्यू को याद रखना, ना कि 100 को। तो फिर जब यहाँ पे आएगा तो इसको अपनी प्रीवियस वैल्यू याद होगी 101। इस तरह जब ये यहाँ पे आएगा अपने इसको प्रीवियस वैल्यू का याद होगी 102, इस तरह से सो ऑन। तो ये पावर है स्टैटिक के कीवर्ड में। ये अपनी ये शेड भी होता है, ग्लोबल भी होता है सबके लिए, एक ग्लोबल स्पेस भी है, और ये अपनी लास्ट स्टेट को मेंटेन भी रखती है, याद भी रखती है, मेमोराइज भी रखती है। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आई है। जो पहले आई थी वो क्या है, अब क्या आई है उसको देखते हैं जरा। क्या बना अब? तो सर ये तो चेंज हो वो गई। थी जो हमने इसको साइन की थी। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने पहले उसको वैल्यू साइन की आईडी को, उसके बाद कंस्ट्रक्टर में आईडी को वैल्यू साइन की और उसको प्लस प्लस किया। प्लस प्लस करने से इसकी वैल्यू होगी 101। अब आप देखें, एक ऑब्जेक्ट एक नेम स्पेस से दूसरी नेम स्पेस में आए हैं। एग्जाम्पल है, जो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय 1 है वो रैम पे किसी और जगह है, 2 किसी और जगह, 3 किसी और जगह है, लेकिन चूंकि स्टैटिक है तो इसने अपनी लास्ट स्टेट को मेंटेन रखा। चूंकि इनमें शेयर्ड है तो उसने अपनी लास्ट स्टेट को देखा, मैं इस वक्त 101 हो चुकी हूँ, फिर उसने अपने अब कहा मैं 102 हो चुकी हूँ। इस तरह से ये अपनी वैल्यू को अपडेट करता रहेगा। अच्छा, अब इस वक्त अगर मैं रिवर्स में जाऊं ना, रिवर्स टैग करूं, मतलब मैं अब जाने के बाद, अब काम कीजिएगा, इस कोड को लिखिएगा। ये सारे काम करने के बाद ना, एम्प्लॉय जो 1 है ना उसकी फील्ड कॉल कीजिएगा, एम्प्लॉय 1 डॉट उसकी जो आपको आएगा ना आईडी, जो आईडी सादा आईडी, नेक्स्ट आईडी सादा आईडी, 1 डॉट नेक्स्ट आईडी कॉल कीजिएगा और मुझे बताइएगा 100 है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे इस वक्त तो ये 100 थी, वापस जाकर तो 103 हो चुकी है। तो होना था इसको, क्योंकि हम इसको प्लस प्लस कर रहे थे, इसने अपनी लास्ट स्टेट में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू साइन होगी इस ऑब्जेक्ट को, डेटाबेस में जाकर वैल्यू स्टोर हो चुकी है और ये आगे मूव कर रहा है फॉरवर्ड ओनली। तो ये अपनी लास्ट स्टेट को मेंटेन करके फॉरवर्ड है। आप इसको टेस्ट करके देखेंगे तो अब ये 101 को भूल चुकी है आईडी, क्योंकि इसकी स्टेट में चेंज हो चुका है। तो ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा इसी कोड के साथ कि जो पहला एम्प्लॉई है उसकी नेक्स्ट आईडी को दोबारा डिस्प्ले करके देखिएगा, आप देखिएगा वो 100 नहीं रह चुकी होगी इस वक्त, वो इसमें मॉडिफिकेशन आ चुकी होगी। ये देख लें, ये देख लें। तो ये बेनिफिट हमें मिला है इसके नेक्स्ट आईडी के चक्कर में। जी कुछ क्वेश्चन? अच्छा, अब जरा इसके लॉजिक को समझिएगा, ये काम कैसे करती है, तो उसके बाद फिर हम माइंड अप करेंगे। ये मेमोरी है, हम लोगों ने लिखा एम्प्लॉय 1 डॉट नेक्स्ट आईडी, इससे पहले जो हमने किया था, इस वक्त नहीं। एम्प्लॉय डॉट नेक्स्ट आईडी जब हमने किया तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट आईडी ने एक फील्ड क्रिएट हुई है यहाँ पे, और उसने रैम पे जाके एम्प्लॉय 1 को क्रिएट कर दिया और उसमें आईडी साइन कर दी 0 अहमद CS, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय 2 के नाम से, और एम्प्लॉय 2 ने क्या किया है कि नेक्स्ट आईडी की जो फील्ड है उसको दोबारा एम्प्लॉय क्रिएट हुआ और वहां पे आईडी साइन होगी 0। फिर इसी तरह से ये कह रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट आईडी फील्ड तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इन सब में कॉमन नहीं है। इन सारे फील्ड्स को एम्प्लॉय 1 की जो नेम्स, एम्प्लॉय 1 की जो स्पेस है, एम्प्लॉय 2 की जो स्पेस है, एम्प्लॉय 3 की जो स्पेस है, इनको एम्प्लॉय की नेक्स्ट आईडी के बारे में कुछ नहीं पता, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब जो नेक्स्ट आईडी है इसका ताल्लुक है एम्प्लॉय 1 की नेक्स्ट आईडी से। तो लिहाजा एम्प्लॉय 1 की नेक्स्ट आईडी तो 100 हो सकती है, इसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये नेम स्पेस जो इनकी जो रैम के अंदर लोकेशन है वो डिफरेंट है।
अब इसका सोल्यूशन हमने क्या किया है, इसका सोल्यूशन हमने ये किया है कि जो नॉन स्टैटिक फील्ड है वो जिस रूल को फॉलो करती है उसे कहते हैं नो शेयरिंग रूल। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया दिखाया है। अच्छा, तो अब हम करना क्या चाहते हैं, अब हम करना सिर्फ ये चाहते हैं बच्चों के कुछ इस तरह हो जाए कि ये रैम आ जाए। हमने कहा एम्प्लॉई डॉट नेक्स्ट आई डी, चूँकि अब ये क्लास के नेम के साथ एक्सेस हुई है, अब इसका मतलब है ये स्टैटिक है, ये चीज़ अब स्टैटिक है क्योंकि ये नेम के क्लास के नेम के साथ एक्सेस हुई है। तो स्टैटिक होने की वजह से ये शेड हो जाएगी सब चीज़ों में, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में शेड हो जाएगी। अब हम करेंगे एम्प्लॉय वन, तो एम्प्लॉय वन के जहाँ पे डेटा क्रिएट होगा और वो वैल्यू कहाँ से फैच करेगा, वो वैल्यू फैच करेगा यहाँ से, इधर से। और उसके बाद एम्प्लॉय टू क्रिएट हुआ, मेमोरी में जहाँ मर्जी हो, हमारे प्रॉब्लम नहीं है, तो इसने वैल्यू कहाँ से फैच की है, इधर से। और उसके बाद एम्प्लॉय थ्री ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और वो इसने वैल्यू 101 कर दी है, वैल्यू इसके पास आ गई यहाँ से। अब आप कह रहे हैं ये तो 100 ही है, 100 नहीं है। जैसे ही इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसने एक स्टेप इसको आगे कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने इसको एक स्टेप इंक्रीमेंट कर दिया। जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसको अब आप ये भी करके देखें, एम्प्लॉय 4 क्रिएट करें, जस्ट उसकी आईडी को डिस्प्ले करें, आप देखें वो 102 हो चुका होगा। तो किस चीज़ को रूल को फॉलो करती है, स्टैटिक फील्ड फॉलो करती है शेयरिंग के रूल को। ठीक है, तो स्टैटिक फील्ड हमेशा शेयरिंग के रूल को फॉलो करती है, शेयर योर टॉयज, शेयर योर फूड, शेयर योर थॉट्स एंड वट जो भी है। तो ये है जी इन दोनों में मेजर डिफरेंस। तो अब मैं कुछ मेजर चीज़ आपको रिवाइज करने लगा। नंबर 1, स्टैटिक फील्ड अगर आप लोग इनिशलाइज नहीं करते तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से खुद ही इनिशलाइज कर देगा, लिहाजा ऐसी गलती ना कीजिएगा। जब भी स्टैटिक फील्ड लिखें साथ ही उसको इनिशलाइज भी कर दें डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। दूसरे नंबर पर स्टैटिक फील्ड शेड होती है तमाम फील्ड्स में, मेमोरी के अंदर तमाम मेमोरीज में शेड होती है, जबकि नॉन स्टैटिक फील्ड्स में शेयरिंग का कोई रूल नहीं है। तीसरे नंबर पर स्टैटिक फील्ड ताल्लुक रखती है क्लास की टाइप से, स्टूडेंट टाइप है, बुक टाइप है, टीचर टाइप है, लैपटॉप टाइप है, कीबोर्ड टाइप है, मोबाइल टाइप है, बैग्स टाइप है। ये टाइप के साथ एसोसिएट होती है, उस टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। मतलब जो क्लास के खुद के साथ एसोसिएट होने वाली चीज़ स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होने वाली चीज़ नॉन स्टैटिक है। इसी तरह से स्टैटिक फील्ड जो है हमेशा क्लास के बाहर एक्सेस होगी बाया क्लास नेम। मतलब क्लास का नेम है एम्प्लॉय डॉट आई डी, बुक डॉट ऑथर, लैपटॉप डॉट मॉडल, जो भी आप स्टैटिक कर देंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, एक बड़ा टफ कंसेप्ट है स्टैटिक का, इसमें आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे वो बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं स्टैटिक के बारे में, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता सकूं स्टैटिक क्या होती है। अब आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा सब चीज़ों को, स्टैटिक वाली को। तो अब जनाब आपके माइंड में कुछ इशू है तो बताइए, तो मैं कोई क्वेश्चन तो बताएं, मैं आपको इसका कोशिश करता हूँ आंसर प्रोवाइड करने की। मेरा एक सर क्वेश्चन ये है कि अभी तो हमने ये सिर्फ पढ़ा है कि इंटीजर के लिए, अगर क्या ये स्ट्रिंग टाइप के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और अगर हो सकती बिल्कुल है सही, बिल्कुल हो सकती है। आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग को इंक्रीमेंट किया जा सके, फर्ज करें मेरी आईडी है, फर्ज करें CSD डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस CSD 100, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपली ये करना है कि स्ट्रिंग में जाके जो CSD वाले कैरेक्टर हैं उसको अलग कर लें और जो 100 वाले को अलग कर लें, ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या करें कि जो 100 को इंक्रीमेंट करें, दोबारा जोड़ दें उसके साथ। तो ये तो लॉजिक है, हम ऐसे ही करते थे। आप कोई भी अगर आपने ऐसे क्रिएट करना है तो सबके साथ हो सकता है, अगेन आपकी लॉजिक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं डायरेक्ट CSD को 1+ इंक्रीमेंट करूंगा तो वो तो एक एरर आएगा। वो क्या करेगा, उसके रेफरेंस को ऐड करेगा, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप नहीं है, तो ये इशू है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉजिक मारनी पड़ेगी। मींस और के इसके सर अलावा किसी भी डेटा टाइप इस्तेमाल हो सकता है। किसी को ओके किसी सर जिसको भी जैसे आप करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है। अगर सर जी जी बताओ। सर डेटाबेस के अंदर हमने पहले से डाटा सेव किया हुआ है, तो अगर जैसे आप कह रहे हैं इंश्योरेंस वाला कह रहे थे, तो सर आप फिर भी हमें सारा आपको डाटा बताता हूँ दोबारा प्रोग्रामिंग
नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना, सबसे वर्स्ट चीज़ पता क्या होती है? सबसे वर्स्ट जी चीज़ सर। होती है कि आप लोग डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस मॉडिफाई करें, फिर डेटाबेस में फेंक दें। तो हम करते क्या हैं, जब हम प्रोग्रामिंग लेवल पे, मेरी बात सुनो, आप लोग ये जो हैं अरेज को यूज़ करते हैं। जी अरेज सर। हम ये यूज़ हम ये नहीं कर सकते कि 10 या 1000 स्टूडेंट का डेटा लें, बल्कि एक डेटा लें, उसको डेटाबेस में फेंक दें, दूसरे को लें, डेटाबेस में सर्च कर दें, 1000 टाइम डेटा लेके। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि अगर हम अरे यूज़ नहीं करेंगे तो 10,000 टाइम डेटाबेस का कनेक्शन ओपन होगा, उसमें डेटा इंसर्ट होगा और उसमें डेटा और कनेक्शन क्लोज होगा। तो अब आप देखें, 1000 स्टूडेंट का डेटा जाने के लिए आपने 3000 टाइम एक्सेस किए डेटाबेस को, तो वो तो आपका पूरा सिस्टम की परफॉर्मेंस उठा के ज़मीन पे मारेगा। जी तो हम सर। लोग ने करना क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग लेवल पे सारे काम कर चुके हों, तो एक बार ये कनेक्शन ओपन करके डेटा इंसर्ट करके क्लोज कर दें। डेटाबेस को आपने बिल्कुल उस वक्त टारगेट करना है जब आप क्लियर होंगे प्रोग्रामिंग लेवल पे। तो प्रोग्रामिंग लेवल पे एक स्टोरेज बनाने के लिए हम कलेक्शन यूज़ करते हैं। अब मैं हमने 10,000 स्टूडेंट का डेटा लेना, तो हम अरे यूज़ कर लेंगे। जब हम उसको सॉर्ट कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, सब कुछ काम कर लेंगे, तो आखिर में जाके हम इंसर्ट, एक बार कनेक्शन ओपन करेंगे, इंसर्ट करेंगे, 10,000 स्टूडेंट का डेटा क्लोज कर देंगे, ना कि 10,000 टाइम कनेक्शन ओपन करके इंसर्ट करके क्लोज करें। तो डेटाबेस आपने बिल्कुल आखिर में हल करनी है। C# डॉट नेट के अंदर तो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, या कलेक्शन यूज़ कर लेते हैं, उसमें हम प्रोग्रामिंग लेवल पे, कोडिंग लेवल पे पूरा का पूरा डेटा हैंडल करते हैं। जब हम क्लियर हो चुके होते हैं, तब जाके हम उस डेटा को इंसर्ट करते हैं वहाँ पे डेटाबेस पे। तो डेटाबेस को आपने टारगेट नहीं करना बिल्कुल भी, हर वजह से, वरना स्केलेबिलिटी का इशू आएगा और आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बुरी तरह डिग्रेड होगी। वो स्केलेबिलिटी पड़ी थी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में? पढ़ी थी वो बताओ ना जरा। सर, पढ़ी थी बस। और यार होता क्या है अल्लाह के बंदो? सर याद नहीं है। मेरी बात सुनो, स्केलेबिलिटी होती है कि आर्किटेक्चर जो है उसको हम कैसे स्केलेबल कर सकते हैं। स्केलेबल का मतलब कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब है, यूट्यूब ये क्लेम करती है कि डेली बेसिस के ऊपर यूट्यूब के ऊपर 50,000 वीडियोस अपलोड होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई 50,000 वीडियो के लिए इतनी स्पेस रोजाना वो कहाँ से लेते हैं? क्या वो सीपीयू को बंद करते होंगे, उसमें एक नई हार्ड डिस्क इंसर्ट करते होंगे और फिर उसको चलाते होंगे? ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं नहीं होता। सर। यूट्यूब तो किसी वक्त बंद नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ता है, इससे कहते हैं जी स्केलेबिलिटी, कि नई रिक्वायरमेंट से नई स्पेस में आपको और डेटा चाहिए होगा। फिर हम क्या करते हैं इसके लिए, आपने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी थी वहां पे, स्केल अप एंड स्केल आउट। स्केल अप में क्या होगा, हम सिंगल सर्वर को लेते हैं, उसी में से जाके हम एक्सटेंड करते हैं किस चीज को, भला उसकी हार्ड को, प्रोसेसर को, रैम को, सब चीजें। जैसे हम देखिए, मेरे हमारे पास लैपटॉप है, हम जिस चीज को फॉलो करते हैं वो क्या होता है, स्केल अप। स्केल अप में क्या करते हैं, हम इसमें रैम एक्सटेंड कर देते हैं, हम इसमें हार्ड डिस्क एक्सटेंड कर देते हैं, हम इसमें बाकी चीजें एक्सटेंड कर, यही कर रहे हैं, हम स्केल अप कर रहे हैं। स्केल आउट में क्या होगा, हम पैरेलल में एक्सटेंशन करते हैं। बस एग्जांपल है, एक डेटाबेस सर्वर चल रहा है, उसके साथ एक नया डेटाबेस सर्वर रखेंगे और उसको आपस में लिंक कर देंगे। तो इस तरह से स्केल अप करते जाते हैं। तो स्केलेबिलिटी का इशू आएंगे। आई होप कि अब आपको स्केलेबिलिटी का आइडिया हो गया। और कुछ मसला? सर तो सर ये मैं स्केलेबिलिटी का कह रहा हूँ इशू कि आएगा अगर आपने ये बार 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 करते रहेंगे तो। नहीं, जैसे पहले से ट्रांजेक्शन सेव है, मतलब लोगों का डेटा सेव है, उसको बाद में हमने चेंज करना हो। ठीक है, जैसे आप कह रहे थे कि उसमें हम पहले। ये करते हैं, बताता हूँ। उसमें हाँ हम जी। बच्चे यही करते हैं कि आगे जाके आप पढ़ेंगे डेटा सेट। डेटा सेट में हम क्या करेंगे, पूरा टेबल का डेटा फेच कर लेते हैं, वहां से कर अच्छा लिया, सर। कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम इस पूरे डेटा के साथ प्ले करते हैं, जो जो चेंजेस करनी है, अपडेशन करनी है, डिलीशन करनी है, इंसर्शन करनी है, उसके बाद उस पूरे डेटा सेट को दोबारा ओवरराइट कर देते हैं डेटाबेस में। तो अगेन वहां भी हम यही करेंगे, सिंगल टाइम एक्सेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, सिंगल टाइम इंसर्ट कर देंगे। हाँ जी, ठीक है। मिशन ये है कि डेटाबेस को टारगेट कम से कम करना है, ये है मिशन इसका पीछे सारा। ओके सर। जी, और सर ठीक है सर। चलें जी बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करें। और जैसे मैंने अभी बिलाल से कहा, बिलाल साहब आपने मुझे इसी वीक कोशिश करनी है, सबसे मशवरा करके जितने भी लोग हैं
ये जितने भी आपके क्लास फेलो है सबसे मशवरा करके मुझे बताइएगा कि क्लास के लिए लैब के लिए कौन से सूटेबल 2 डेज हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्लासेस ये लैब्स के साथ सॉल्व करवा दूँ, कोई इशू है तब बता दूँ, लेकिन कोई लैब ना हो तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। और इन लैब्स में हम आपकी कोशिश करेंगे आपके जो है ना प्रोजेक्ट्स भी उनको भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो बच्चों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। सर।